सीधी सीधी सी बात मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ऑन पंप का जो मतलब है यहां पर जो ऑन पंप का मतलब है, यहां पर जो हमारे ऑन पंप का मतलब है वो दो बातें हैं सर। एक तो पंप ऑन है प्लस हमारा हार्ट रिलैक्स कर, ऑफ मत लिख देना, रिलैक्स कंडीशन में उसको हमने अरेस्ट कर दिया है। ऑफ पंप मतलब सर हार्ट हमारा बीट कर रहा है और और जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो हार्ट के द्वारा ही हो रही है, पंप हमारा ऑफ है, मतलब पंप का कोई काम ही नहीं है। तो जो उसमें नाम दिए गए ना वो ऑन पंप में दिया। मेरे को जो कंफ्यूजन होती थी, मैं समझता था ऑन पंप का मतलब कि हार्ट काम कर रहा है, पंप काम नहीं कर रहा, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो मैंने एक अपने लिए बना लिया था कि मैंने कि ये पंप है, उसमें एक स्विच लगा हुआ है, उसमें एक बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ का। अब मैं जैसे ही उस स्विच को ऑन करूंगा तो पंप चालू हो गया, पंप चालू हो गया तो हार्ट की जरूरत ही नहीं है, हार्ट को तो रिलैक्स करो क्योंकि पंप ब्लड करेगा। और मैंने स्विच को ऑफ कर दिया तो पंप काम नहीं कर रहा, तो फिर ब्लड कौन देगा, तो उसमें हार्ट को देगा। तो मैंने अपने इसको एक, क्योंकि मैं ऑन ऑफ में थोड़ा सा बहुत बार कंफ्यूज हुआ, तो मैंने अपने हिसाब से एक स्विच वाला मैकेनिज्म बना लिया था। वो मैंने आपको बताया, आपको सीधा याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये तो बहुत सिंपल बच्चों जैसी बात लिखी हुई है कि अगर एक आर्टरी का बाईपास करोगे तो उसे क्या बोलोगे, ओनली। अगर सिंगल बाईपास मतलब क्या, एक आर्टरी का बाईपास कर रहे हो। डबल बाईपास मतलब दो आर्टरी को बाईपास कर रहे हो। ट्रिपल बाईपास मतलब तीन आर्टरी का बाईपास कर रहे हो। और क्वाड्रिपल मतलब चार आर्टरी का बाईपास कर रहे हो, ठीक है। इसमें कोई वो चीज नहीं है। प्री इवोल्यूशन और प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या, प्री प्रोसीजरल एवोल्यूशन मतलब ये सारी सर्जरी के लिए कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। ये सारी सर्जरी में हमें ऐसे ही करना होता है जितनी सर्जरी है। बिफोर सर्जरी हम वही पेशेंट, वही सारे डॉक्टर, वो जो बेसिक काम करता है, फटाफट पढ़ते जाता हूँ, आप सभी बातें जानते हो। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेगा, है ना, पता करेगा कि उसको पहले कभी मायोकार्डिस को सब मायोकार्डिस मतलब कहीं पहले हार्ट अटैक तो नहीं आया, पहले कोई कार्डियक सर्जरी तो नहीं कराई, है ना, कोई, है ना, कार्डियक सर्जरी तो नहीं कराई, पहले कभी कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम हुई हो, किडनी डिसफंक्शन तो नहीं है, कभी पहले स्ट्रोक आया हो। ये बेसिक बातें हैं जो हर सर्जरी से पहले हमें करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक डायरेक्ट रिलेशन बताया था, ऑलवेज एक रिलेशन याद रखो। क्या रिलेशन सर, जितना अच्छा आप प्री ऑपरेटिव असेसमेंट बनाओगे, जस्ट अ सेकेंड, जितना अच्छा आप प्री ऑपरेटिव असेसमेंट बनाओगे उतने ही आपके पोस्ट ऑपरेटिव की कॉम्प्लिकेशंस कम होगी, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना अच्छा आपका प्री ऑपरेटिव होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लिकेशंस। जितना प्री ऑपरेटिव असेसमेंट अच्छा बनाओगे कॉम्प्लिकेशंस उतनी ही कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जितनी बातें हो सके उतनी बातें हमें डॉक्टर को पूछनी चाहिए। अभी मन में डाउट आता भी है कि किसी की तुरंत सर्जरी करनी है तो सर क्या करें, फिर क्या करना है हमें। तो फिर वही बात है ना कि आपके ऊपर डू डाई सिचुएशंस आ जाती हैं, हमें पता ही है नहीं करेंगे तो मरना है, लेकिन जिनके पास टाइम है तो उनका पूरा टाइम लेके हम करेंगे तो जिससे मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस हो सके, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का चेक करते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस तो नहीं है बॉडी में, है ना, कोई बॉडी में इन्फेक्ट, ये याद रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सीरीज है, देखो ना, अगर कभी देखना, आपका माने ह्यूमन, ह्यूमन नाम से है, उसमें वो डॉक्टर्स के ऊपर ही सीरीज है, उसमें 5 मिनट में एक चीज दिखाते हैं। आप लोग डॉक्टर हो तो आप लोग उसको सीरीज को थोड़ा अच्छे से समझोगे। उसमें एक दिखाते हैं, 5 मिनट का एक सीन आएगा, उसमें क्या होगा, एक हार्ट पेशेंट था, हार्ट पेशेंट का मतलब बच्चा ही था, उसको कंजेनाइटल डिफेक्ट था, उसको कंजेनाइटल डिफेक्ट था। तो क्या हुआ, उसकी सर्जरी करी और उसकी जो डेथ हो गई ना, उसकी डेथ हो गई, 1-2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ का रीजन था एंडोकार्डाइटिस, और इस वजह से वो डॉक्टर के ऊपर केस चला। इसका मतलब क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन इन दी हार्ट। हमें पता करना होता है पूरी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पूरी बॉडी का इन्फेक्शन इजिली हार्ट तक पहुंच सकता है। और एंडोकार्डाइटिस में हम टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, आपके पूरे हार्ट में इन्फेक्शन फैल चुका होता है, और आपको, अगर आपने पता नहीं करा कि उस पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं है, आपने क्या, उसने डॉक्टर की क्या गलती थी, उसने एंडोकार्डाइटिस चेक ही नहीं करा, उसने चेक नहीं करा कि उसके हार्ट में इन्फेक्शन फैला हुआ है कि नहीं, उसने सीधी सर्जरी कर दी और कॉम्प्लिकेशंस आ गए और वो बच्चे की डेथ हो गई।
तो हमेशा चेक करा जाता है कि हार्ट, पूरी बॉडी का इन्फेक्शन तो चेक करना ही है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट कि हार्ट का भी। क्यों? क्योंकि देखो अगर पूरी बॉडी का इन्फेक्शन चेक नहीं करोगे तो मालूम क्या होगा, एट अ मोमेंट तो हार्ट में इन्फेक्शन नहीं है, मगर आफ्टर सर्जरी ब्लड तो जाएगा ना हार्ट में, तो ऑलरेडी हार्ट वीक हुआ, वीक है आपका सर्जरी की वजह से, तो थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन तुरंत हार्ट को खराब डिस्टर्ब कर देगा, इजी डेथ का चांस बन जाता है, बहुत इजी। इसीलिए इन्फेक्शन बहुत, आपको बहुत छोटा वर्ड लगता है ना एंटीबायोटिक्स, ये सबसे बड़ा वर्ड है ड्रग थेरेपी का। इस ड्रग थेरेपी का आपके घर में हर कोई कुछ नहीं पढ़ा होगा फिर भी वो जानता है एंटीबायोटिक क्या होती है, दो नाम तो वो जानते ही हैं हर घर में। तो एंटीबायोटिक सबसे बड़ा ड्रग होता है, चाहे कुछ हो जाए, आप एक डॉक्टर के पास जाओ, कोई दवाई दे ना दे, एंटीबायोटिक जरूर देगा। तो उसी तरीके से सर्जरीज में, सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक्स खिलाई जाती हैं, सर्जरी के टाइम पे एंटीबायोटिक्स चढ़ाई जाती हैं, और आफ्टर सर्जरी भी हम एंटीबायोटिक्स उसे देते रहते हैं कि एक तो ना कोई, इसी डेथ का बहुत कॉमन रीजन बन जाता है। फिर बाकी सारी बातें चेक करना है कि इसको कोई लंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी बेसिक बातें हैं। फिर ये सारे टेस्ट हैं जो आपको याद करने हैं, ये हर सर्जरी में टेस्ट कराए जाते हैं, आप भी जानते हो। फुल ब्लड काउंट यानी सीबीसी कराते हैं। क्यों कराते हैं सीबीसी भैया? सब चेक करने के लिए, कई पेशेंट को अनेमिया तो नहीं है, आरबीसी चेक करो, हीमोग्लोबिन चेक करो, डब्ल्यूबीसी तो नहीं बढ़े हुए हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए तो पता चला इन्फेक्शन है, प्लेटलेट्स चेक करो, कहीं प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो, तो सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। एक अच्छा में एक लेक्चर है मेरे यूट्यूब पे जाना, उसमें सीबीसी इंटरप्रिटेट करने का पूरा लेक्चर है, वो जरूर देखना, वो बहुत अच्छा लेक्चर है। मैं उसमें बताऊंगा कि पूरी सीबीसी रिपोर्ट आप कैसे पढ़ सकते हो। पढ़ना बहुत आसान होती है, लेकिन हम ये नहीं बता पाते, हम क्या बोलते हैं, जो बगल में यहाँ आपको डाटा होता है, बगल में गिवन डाटा होता है, देख के बोल देते अरे ये आपका बढ़ा हुआ है, समझ पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आप बोल दोगे पैक्ड सेल, आपको यही नहीं पता पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है, प्लस पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ा है तो सच में उससे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये अब आपको फाइनल ईयर में हो, सीबीसी बहुत अच्छे से देखना आना चाहिए, क्योंकि अकेली सीबीसी आपकी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाती है, तो वो लेक्चर में आपको समझ आएगा। प्लेलिस्ट में जाना है, डायग्नोस्टिक करके प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने वो लेक्चर डाला हुआ है। फिर है ना फुल एक क्लॉटिंग स्क्रीन, मतलब क्या है, वो क्लॉट देखते हैं, सारे चेक करते हैं बॉडी में कहीं क्लॉट तो नहीं बन रहे हैं, है ना, वो सब ये क्लॉटिंग स्क्रीन के टेस्ट करे जाते हैं। फिर बेसिक क्रिएटिनिन के टेस्ट करे जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल चाहिए, सब बेसिक है, हर सर्जरी में करेंगे। लीवर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट को इतना इजी मत समझना, ये टेस्ट हर सर्जरी से पहले करा जाता है, लेकिन इसका लोग नाम ही नहीं जानते। मालूम क्या होता है? ये होता है एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग टेस्ट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके घर में कभी भी कोई भी सर्जरी या किसी का कुछ भी हो तो ये टेस्ट जरूर कराएं। क्यों क्यों कराना पड़ता है सर? इसका मतलब क्या है? एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लिए क्या होती है मालूम है? इंटॉलरेंस होती है या रेजिस्टेंस होती है। दो वर्ड होते हैं, एक रेजिस्टेंस, एक इंटॉलरेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में वो जो आप ड्रग डाल रहे हो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। यानी क्या पता चला हम कोई, अब किसी बहुत सारे ड्रग जैसे अमोक्सिसिलिन है एंटीबायोटिक, अब वो हम आपको खिला रहे हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी उसके लिए चीज रेजिस्टेंस है, और आप क्या मत, तो फिर क्या खिलाने का मतलब? डॉक्टर ने तो आपको एंटीबायोटिक दे दी और पता चला आपकी बॉडी उस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? वो ड्रग खिलाने का कोई मतलब नहीं, आपकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा, सब कुछ वेस्ट रहा। और दूसरा होता है इंटॉलरेंस, मतलब क्या कि सपोज आप एमोक्सिसिलिन के लिए इंटॉलरेंस हो या पेनिसिलिन के लिए आप इंटॉलरेंस हो, मतलब आपको खिलाने तो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए डाला और पता चला आप पेनिसिलिन के लिए इंटॉलरेंस हो, आप उसी से आपकी बॉडी को एलर्जी हो गई और आपको उससे प्रॉब्लम हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। देखो नॉर्मली में बहुत छोटे अमाउंट में एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, थोड़ा बहुत तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्जरी में हमें बहुत हैवी अमाउंट्स में एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, और लाइफ लॉन्ग, और या फिर लाइफ लॉन्ग नहीं तो बहुत समय तक लेने पड़ते हैं। इसलिए ये टेस्ट हम कराकर देख लेते हैं कि आपकी बॉडी कौन कौन से ड्रग के लिए रेजिस्टेंस है। अगर वो ड्रग के लिए रेजिस्टेंस है तो वो ड्रग मत दो, कोई मतलब ही नहीं है, दे भी दोगे तो फालतू में ड्रग गया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंस है, बैक्टीरिया को मारेगी नहीं। या फिर इंटॉलरेंस है तो वो ड्रग बिल्कुल ही भूल के मत दे दो, वरना आपको एलर्जी हो जाएगी। तो बहुत सारे ड्रग्स की हम स्क्रीनिंग करा लेते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग टेस्ट, याद रखना है आपको इसको, ठीक है। फिर ये तो बेसिक बात है कि एक्सरे करा लो, ईसीजी तो करानी पड़ेगी हार्ट की, या इको करा लो, ये सारे, कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लो, क्लॉट कहाँ है पता करने के लिए, डब्ल्यूबीसी पता करने के लिए कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कहां पर है, ठीक है। पेशेंट कैसे प्रिपरेशन करोगे? सबसे पहले क्या करना है, प्री मेडिकेशन में क्या होना है,
टू मिनिमाइज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बाय। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। क्या होता है, हमारी बॉडी को वैसे ही ऑलरेडी ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तभी तो आप बाईपास कर रहे हो, है कि नहीं, उसको ऑलरेडी ब्लड नहीं मिल रहा। अब क्या होता है, जब भी आपके ऊपर सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको क्या होती है, आप घबराते हो, एंजाइटी होती है, सब कुछ होता है, आपकी बॉडी ज्यादा ब्लड मांगती है। अब अगर आपकी बॉडी ज्यादा ब्लड मांगेगी तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, बेसिक बात है, चाहिए। अब उसे अगर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट को सोचो, वैसे ही उसको जो जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा, आप ज्यादा और दे दो, तो फिर क्या होगा, तो आपके हार्ट को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम क्या मालूम क्या करते हैं, हार्ट के लोड, अगर ऑन पंप ऑफ पंप वाली बात को वो तो अलग है, इसमें क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे मेडिकेशंस दे देते हैं जिससे पेशेंट की हार्ट बीट थोड़ी कम हो जाए। हार्ट बीट का मतलब ही होता है हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन करना। अगर हार्ट बीट कम हो गई, हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उससे क्या होएगा कि हार्ट कम, मतलब हार्ट बीट कम करने का मतलब हार्ट कम कॉन्ट्रेक्शन करने का मतलब क्या है कि हार्ट कम काम करेगा। उस पर उसका आप लोड कम कर देते हो, पेशेंट वैसे ही लेटा हुआ है, तो उसका आपने क्या कर दिया, लोड को कम कर दिया, लोड को कम कर देते हैं, जिससे क्या है उस वो जितने सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में उसका काम चल जाए। तो हम पहले से मेडिकेशंस दे देते हैं उसको खिलाने, जैसे उसकी हार्ट रेट कम हो जाए, उसकी बीपी वगैरह नॉर्मल हो जाए। तो ये नॉर्मल ड्रग है जिससे हार्ट बीट बीपी वगैरह ये नॉर्मल हो जाए। क्योंकि हर सर्जरी से पहले हार्ट बीट, आप सोचो आपकी सर्जरी अगर होने वाली हो तो आपकी हार्ट बीट कहाँ होगी, आपकी बीपी कहाँ होगी, तो ये ड्रग हमें देने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे, बेसिक ड्रग है, क्यों नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये फटाफट फटाफट हमारा लास्ट रह गया है, किस तरीके से लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी ये हम सारे हमने जितने भी हमने ये पढ़, ठीक है। और क्या क्या ड्रग देते हैं, बेसिक ड्रग आफ्टर, अभी हम जो ड्रग की बात कर रहे हैं वो आफ्टर ऑपरेटिव, और कौन कौन से हम ड्रग देंगे जो हम हर सर्जरी में देते हैं, जैसे वेसोडाइलेटर्स ड्रग देंगे। वेसोडाइलेटर ड्रग क्यों देने पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। वेसोडाइलेटर क्यों, हम पढ़ के भी आ चुके हैं, एक बहुत कॉमन वेसोडाइलेटर जो मैंने आप लोगों से बोला भी था लास्ट लेक्चर में, इसको सब नाम याद रखो, इतनी इमरजेंसी मेडिसिन इसको यूज करके, क्या, नाइट्रो ग्लिसरीन। ये जो ड्रग है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग है, इसको हर किसी का नाम याद होना चाहिए, हर किसी को, और हर किसी के घर पे ये होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। और इसको कैसे लेते हैं, इसको सबलिंगुअल हम लेते हैं, इसको टंग के नीचे रख लेते हैं। उससे होता क्या है कि ये डिजोल्व, धीरे धीरे करके वहां पर होती जाती है डिजोल्व, और आपकी आर्टरीज को क्या करती है, डायलेट कर देती है। सर उससे क्या होता है, डायलेट करने से, उससे सीधी सी बात है, अगर आप आर्टरी को डायलेट कर दोगे, अगर ये आपकी आर्टरी है, इसका सरफेस अभी एरिया इतना, इसको मैं डायलेट करके दूर दूर कर दूंगा, तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये सारी मेडिसिन है, हमें वो सारी मेडिसिन देनी पड़ेगी जिससे उसका क्या हो जाए, अमाउंट ऑफ ब्लड बढ़ जाए। अभी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह ये सारे ड्रग हम देते हैं पेशेंट को, ये मैंने कल आपको नाइट्रोग्लिसरीन बताई भी थी। अब ये और ऐसे बहुत सारे वेसोडाइलेटर्स भी होते हैं। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ना, ये थोड़े स्पेशल केसेस में दी जाती है, वहां दी जाती है जहां पेशेंट को एकदम बहुत ज्यादा जरूरत हो तुरंत, है ना। बाकी ऐसे बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वेसोडाइलेटर है, बहुत सारे वेसोडाइलेटर्स होते हैं, जैसे बीटा जे वाले। और ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ अभी, आपको यहाँ पर तो सिर्फ याद रखनी है, बाकी फार्मा में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हो ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। काम कैसे करते हैं, मैकेनिज्म, वो सेकेंड ईयर फार्मा के लिए यहाँ नहीं है, समझना है तो वहां समझ सकते हो। बिफोर सर्जरी हम वेसोडाइलेटर देते हैं, जिससे क्या हो जाए, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो जाए, जैसे कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट, नाइट्रेस, है ना, बीटा एडेनोरेसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स, ये सब क्या है, ये सब वेसोडाइलेटर्स हैं, ठीक है। फिर अब एक अच्छा, बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ, इसमें एक नीचे लाइन बहुत अच्छी लिखी है, क्या होता है ये, इसको याद रखना है। हम क्या करते हैं सर्जरी के टाइम पे तो वेसोडाइलेटर्स देते रहते हैं। वेसोडाइलेटर से क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल डायलेट करती है। अब आफ्टर सर्जरी क्या होता है, कुछ पेशेंट्स हैं वो एकदम ड्रग छोड़ देते हैं, वेसोडाइलेटर से एकदम ड्रग छोड़ देते हैं। उससे होता क्या है, उससे होता है रिवॉन्ड फिनोमिना। रिवॉन्ड फिनोमिना का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये आपकी आर्टरी है, अब इसको हमने हल्का सा डायलेट करा, डायलेट कर दिया वेसोडाइलेटर देके, ठीक है, करा। अब उन लोगों ने क्या करा, जैसे ही वेसोडाइलेटर छोड़े तो एकदम सडन छोड़ने की वजह से क्या होता है, अब ये जो आर्टरी थी वो नॉर्मल से भी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, वो इतने पास पास आ जाएगी, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। अब आप इमेजिन करो, इसमें अब जो ब्लड इसमें जा रहा था, अब जो ब्लड इसमें जाएगा, उससे क्या होगा, जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा बीपी बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा ना।
आपने वो देखे होंगे लेजम्स देखे होंगे घर पे जिससे पानी देते हो। हम क्या करते हैं, जब भी प्रेशर तेज करना होता है हम उसे दबा देते हैं, यानी हम उसका जो सरफेस एरिया होता है उसे कम कर देते हैं। जब भी हम किसी पाइप का सरफेस एरिया कम कर देंगे तो फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, फ्लो ऑफ जो फ्लूइड है वो बढ़ जाता है। तो यही होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने सपोज ये करा, अगर हम इसको अगर एकदम सडन हमने उसको ये ड्रग हटा दिया तो पहले से ज्यादा ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, और इस वजह से क्या होता है, रिवॉन्ड फिनोमेना की वजह से एबनॉर्मल टैकीकार्डिया, बीपी बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन होने लग जाती है ना, और बहुत ज्यादा जो आपने करा है वो सर्जरी फेल होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, ऐसी सर्जरी जो ऐसे ड्रग्स होते हैं बिना डॉक्टर से पूछे कभी भी हमें बंद नहीं करने होते हैं। वो डॉक्टर्स उनको ऐसा होता है कि पहले 100 mg है तो फिर उसको 75 पे लेके आएगा, फिर 50 पे लेके आएगा, तब धीरे धीरे कम करके कम करना होता है। सडन करेंगे तो रिवॉन्ड फिनोमेना चलता है, और ये हर ड्रग के लिए होता है, इसके लिए नहीं, हर ड्रग के लिए। पर्टिकुलर अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो उसमें इसी की बात कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है ना। अब मैंने हमने बात करी कि हमेशा कुछ सेडेटिव ड्रग्स तो हमेशा दिए ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचो इतनी खतरनाक सर्जरी है, एंजाइटी तो होगी, और पहला पॉइंट एंजाइटी भी होता है, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको अभी बता चुका हूं, जब भी एंजाइटी होगी क्या होगा, हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी, और हार्ट बीट बढ़ेगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसको पहले ही कम मिल रही है अब ज्यादा, और तो इस वजह से हम ये एक ड्रग तो ऐसा दे रहे हैं जिससे हार्ट बीट कम हो, रिलैक्स हो, और प्लस हम क्या करते हैं कि आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करने के लिए, आपको भी काम करने के लिए सेडेटिव ड्रग्स जो आपको काम रखे, एंटी एंजाइटी ड्रग कुछ दिन पहले से ही देना स्टार्ट कर देते हैं सर्जरी के, जिससे आप डरो नहीं, घबराओ नहीं, और फिर सर्जरी के कुछ दिन बाद तक भी देते रहते हैं जिससे आप नॉर्मल बने रहो। तो जैसे टेमेजीपाम क्या है, टेमेजीपाम ये क्या है, ये एंटी साइकोटिक ड्रग है, सेडेटिव ड्रग है, काल्मिंग इफेक्ट देता है। ये सब कैसे काम करते हैं मैं वही अगेन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मन हो तो जाके देखो, पढ़ो, बाकी आप सेकंड ईयर फार्मा करो, आता है, बहुत अच्छी बात है। बिफोर कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इससे क्या होगा, आपकी जो हार्ट रेट है, जो बहुत टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन है, वो कम हो जाएगी, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी ना। मिडोजुलाम देते हैं, मिडोजुलाम भी सेडेटिव ड्रग ही है, एनेस्थीसिया का काम करता है, ये सारे भी देते हैं। ये वाली लाइन काट देना, ये लाइन गलत है, ये नीचे वाली लाइन हमें नहीं पढ़ना है, इस लाइन को आप प्लीज काट देना, सिर्फ ये लाइन काट देना, ये लाइन, बाकी इस लाइन को छोड़ो, बाकी लाइन गलत लिखी हुई है, बाकी सब अब पढ़ते चलो। ईच पेशेंट क्या होता है, ये तो देखो हर सर्जरी से पहले करा जाता है, जब भी कोई इतनी मेजर सर्जरी होती है हम पहले से ही उसका 2 यूनिट ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में रखते हैं, कभी भी हमें ब्लड की जरूरत पड़ जाए, और 6 यूनिट प्लाज्मा रखते हैं, प्लेटलेट्स और सब रखते हैं, अगर इनकेस इमरजेंसी यूज के लिए, क्योंकि फिर हम ढूंढने थोड़ा ना जाएंगे कहीं, तो ये जनरल बात है लिखी हुई है, ठीक है। फिर हम ट्रांसएमिक एसिड देते रहते हैं, ट्रांसएमिक एसिड जानते तो क्या होता है, सलाइंस होते हैं। आपने कभी भी दो चीजें तो आपने एक बहुत ही कॉमन देखी होंगी, एक ऑक्सीजन कोई भी सर्जरी को लगा दो, और एक सलाइन चढ़ा दो, सब ये हैं बहुत कॉमन, लेकिन सबसे ज्यादा डेथ के रीजन भी यही होते हैं। आपकी ऑक्सीजन भले पेशेंट को नॉर्मल है, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी कुछ भी ऐसा हो सकता है कि तुरंत लंग्स काम करना बंद कर जाए, कुछ भी हो जाए और उसको प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए हम ऑक्सीजन पहले ही देते रहते हैं। दूसरा सलाइन, कि भैया नहीं पता आपके बॉडी में कब फ्लूइड की अचानक कमी हो जाए, जिससे लगता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, और ये शॉक बहुत खतरनाक शॉक होता है, आपकी बॉडी में तुरंत एकदम डेथ डेथ जैसे चांसेस बन जाते हैं, वरना कोमा में चले जाते हो। तो इसलिए कोई भी सर्जरी हो, आपने देखा हो सलाइन लटकाई देते हैं, अगर सर्जरी एक दिन पहले होनी है तो एक दिन पहले से उसे सलाइन चढ़ रहा है, ड्यूरिंग सर्जरी भी चढ़ रहा है, और एक दिन बाद तक भी उसकी बोतलें चढ़ी रही है सर्जरी, आप भी सोचते हो यार इतना क्या लगा रहे हो, लेकिन वो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, चाहे आपके बॉडी में फ्लूइड कम हो ना हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम सलाइन चढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जब भी ये फ्लूइड कम होता है वो सडन कम होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक सडन लगता है बॉडी में, ठीक है। तो इस वजह से हम उसमें ये ट्रांसएमिक एसिड बिफोर सर्जिकल इंसिजन पेशेंट को इन्फ्यूज करते रहते हैं 400 मिलीग्राम पर आवर के ड्यूरिंग सर्जरी। इससे क्या होता है, आपके बॉडी में अगर कभी भी चलो कल के कोई भी मीडियास्टर्नल ब्लीडिंग हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आपके बॉडी में फ्लूइड कम ना हो, तो ऐसी सारी चीजें हम देते रहते हैं, ठीक है, फ्लूइड की कमी ना, क्योंकि ब्लीडिंग तो होनी है, तो फ्लूइड कम ना हो जाए, तो इसलिए। और फिर एंटी डिप्रेसेंट की तो बात हम कर ही चुके हैं, एंटी डिप्रेसेंट देनी है, ये 2-3 वीक पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, और आफ्टर 6 मंथ तक हम चला के रखते हैं, ठीक है, किसी भी सर्जरी से पहले स्टार्ट करते हैं, और जितनी खतरनाक सर्जरी होती है उसका हम उतना ही ज्यादा स्टार्ट करके रखते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट बिल्कुल बेसिक बात है, क्या क्या करना है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में भी सेम वही कहानी है। क्या क्या करना है पोस्ट ऑपरेटिव में वही जो प्री ऑपरेटिव में, सबसे पहले आफ्टर 24 आवर तक सलाइन तो चढ़ा के ही रखनी है, ठीक है ना।
इंक्रीज आइनोट्रोपिक मतलब आइंस, बॉडी में आइंस वगैरह चढ़ाते रहने हैं, सपोर्ट विद इन 24 आवर आफ्टर द ऑपरेशन देयर इज, क्योंकि क्यों इससे भैया कि आपके मायोकार्डियल इंफार्क्शन ना हो, इस्चीमिया रिफ्लक्शन इंजरी ना हो जाए, है ना, आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जिससे आप शॉक में चले जाओ। और ये निट्रोग्लिसरीन की टेबलेट तो मैंने आपको बताई थी कि निट्रोग्लिसरीन की टेबलेट हम देते रहते हैं, और निट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूज भी करते रहते हैं। क्यों करते हैं निट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूज, क्यों करते हैं, क्योंकि ये वैसोडाइलेटर है, तो इससे हमारा क्या हो जाए, वैसोडाइलेशन बना रहे। तो इस वजह से हम निट्रोग्लिसरीन भी पेशेंट को देते रहते हैं। और क्या क्या करते हैं, द पेशेंट का टेम्परेचर हम रेगुलेट चेक करते रहते हैं, ठीक है। निट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दे दी, इससे हमारा वैसोडाइलेशन बना हुआ, टैबलेट नहीं देते बल्कि हम इसको क्या करते हैं, इन्फ्यूज कर देते हैं, आर्ट वेन्स में थ्रू, ब्लड के थ्रू इसको इन्फ्यूज करते रहते हैं, जिससे क्या हो, स्पाज्म ना बने। वरना जो आपने ग्राफ्ट लगाया है ना, उसमें स्पाज्म मतलब चिपक ना जाए, स्पाज्म ना हो जाए, तो जिससे डायलेशन हमेशा दूर दूर रहे वो, क्योंकि वैसोडाइलेटर है, तो निट्रोग्लिसरीन भी इन्फ्यूज करते रहते हैं। बाकी निट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट मैंने आपको बताई वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, कि उसी को हम एज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड में इसको डालते रहते हैं। पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते रहना है, बेसिक बात। ओरल फ्यूरोसेमाइड देते हैं। ओरल फ्यूरोसेमाइड मतलब क्या होती है, ओरल फ्यूरोसेमाइड क्या होती है, इट इज अ ल्यूब डाययूरेटिक। क्या है ये, ल्यूब डाययूरेटिक है। इससे आपको बहुत ज्यादा यूरिन आएगी। सर समझ ही नहीं आ रही मैकेनिज्म, एक तरीके से हम लूप डाययूरेटिक भी दे रहे हैं और एक तरफ से हम फ्लूइड भी चढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो मैंने सीधी बात करी ना, हमने पहले ही बोला कि हम ये वेट नहीं करते कि बॉडी में फ्लूइड की कमी हो, तो हम फ्लूइड चढ़ाते रहते हैं। फ्लूइड का मतलब ये नहीं होता, फ्लूइड के अंदर होते हैं आयंस, सोडियम आयंस, जो जितने बॉडी को आयंस की जरूरत है वो आयंस तो बॉडी ले लेती है, लेकिन बॉडी में एबनॉर्मल अमाउंट का फ्लूइड भी तो बढ़ता चला जा रहा है बॉडी में, इस वजह से इडीमा भी होता है, इडीमा भी होगा। तो इस वजह से हम थोड़े बहुत अमाउंट में क्या होते हैं, उसको लूप डाययूरेटिक देते रहते हैं, जिससे वो यूरिन जाता रहे और बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट का फ्लूइड ना जमा हो, क्योंकि फ्लूइड के अंदर जो ड्रग है, जो जिसे आयंस की जरूरत है, सब कुछ वो मिलता रहे, बाकी इडीमा ना बन जाए। तो थोड़े बहुत अमाउंट में हम उसे लूप डाययूरेटिक भी देते रहते हैं कि वो यूरिन जाकर इडीमा ना बन जाए, तो वो अपना फ्लूइड भी बाहर निकालता रहे। प्लस एक बेसिक पॉइंट होता है, ये तो हर सर्जरी में करा जाता है, हर सर्जरी में जहां भी सूचर्स लगते हैं, जहां भी सूचर्स लगते हैं, मालूम क्या करते हैं, वहां पर एक ड्रेनेज पाइप डाल देते हैं। जहां भी सूचर्स लगते हैं ना, वहां एक ड्रेनेज पाइप डाल देते हैं कुछ घंटों तक। क्या होता है कि जहां भी सूचर लगे वहां पर ब्लड निकलेगा ही, कुछ ना कुछ फ्लूइड निकलता ही रहेगा कुछ टाइम बाद तक, तो वो वहां पर एक्यूमुलेट ना हो जाए, वरना वो वहां पर पस बना देगा, इन्फेक्शन करा देगा। तो एक पाइप डाल देते हैं जिसके थ्रू वो फ्लूइड बाहर निकलता रहता है, वो कुछ घंटों तक डाला जाता है। वो हर सर्जरी, हर सूचस में डाल के रखते हैं, जिसमें भी ज्यादा सूचस लगाए जाते हैं हैवी सर्जरी में डालते हैं। तो ड्रेनेज फ्रॉम मीडियस्टर्नम शुड ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर दी फर्स्ट 6 आवर तक लगाते हैं, फिर उसको हटा देते हैं फर्स्ट ऑपरेटिव। जिससे क्या है, आपसे कोई पूछे ड्रेनेज क्यों करना है, जो ब्लड फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, नॉर्मल जो फ्लूइड निकल रहा है वो बाहर चला जाए। और प्रोपियोलेक्सिस में डीवीटी की मेडिसिन देते रहते हैं। डीवीटी क्या, क्योंकि ब्लड में, आपके ब्लड में क्लॉट ना बन जाए, क्योंकि हमने बात करी ना ब्लड क्लॉट, मतलब एक तरीके से क्या देते हैं, ब्लड थिनर। कौन से ब्लड थिनर, जो हम लास्ट में पढ़ के आए, एंटी कोगुलेटेड ड्रग, एंटी कोगुलेट, क्या आपकी बॉडी में कोगुलेशन ना हो जाए। क्या वो कौन होते हैं, एस्पिरिन, हमने पढ़ा है हम लास्ट लेक्चर में, एस्पिरिन, एस्टेटिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, है ना, एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग्स, ये सब पहना के रखते हैं, उसको करते हैं जैसे क्लॉट ना बन जाए उसके बॉडी में ना। और पेशेंट को एनेस्थीसिया वगैरह भी देते रहते हैं, अगर हेवी पेन है तो मॉर्फिन भी देते हैं, जिससे पेशेंट को होना हो। ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ा ड्रग के बारे में। एक लास्ट बात पढ़नी है आपको, अगर याद हो, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि हम ग्राफ्ट लेते कहां से हैं, कहां से ग्राफ्ट लेते हैं। ये रहे, ये चारों साइड फ्रॉम विच दी कंडक्ट कैन बी हार्वेस्ट, जो ग्राफ्ट लगाया जाता है वो ग्राफ्ट कहां से लेते हैं, ये चार होती हैं। इन चारों के नाम याद रखना है, जिसमें मोस्ट कॉमन सेफेलिक वेन होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। फिर बाकी लेते हैं सेफेनस वेन, कहां प्रेजेंट होती है सेफेनस वेन, सेफेनस वेन आपकी प्रेजेंट कहां पर होती है, सेफेनस वेन प्रेजेंट होती है लोअर लिम्ब में, अगर आपको याद होना चाहिए, लोअर लिम्ब में होती है। रेडियल आर्टरी कहां प्रेजेंट होती है, अपर लिम्ब में, आपके हैंड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेफेलिक वेन कहां, सेफेलिक वेन भी आपकी कहां प्रेजेंट होती है, अपर लिम्ब में ही प्रेजेंट होती है। और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आपके एब्डोमेन में होती है, ठीक है। तो इनसे ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन सेफेलिक वेन से ही हम ग्राफ्ट ले लेते हैं। बाकी इन चारों से ले सकते हैं, तो और भी कई होते हैं, लेकिन ये चार के नाम तो आपको याद रखना है, मगर मोस्ट कॉमन होती है आपकी सेफेलिक वेन, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, CABG। थैंक यू।